जम्मू कश्मीर से खबर है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले पर गृह मंत्री अमित शाह का पोस्ट सामने आया। हमले में शामिल आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे, हमारे सुरक्षा बल हमले का जवाब देंगे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से यह कहा गया है, गांदरबल में हमला कायरतापूर्ण है। तो जम्मू कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर इलाके में आतंकी हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूर की हत्या हुई। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनते ही आतंकी वारदात बढ़ने लगी है। उमर अब्दुल्ला सरकार के बनने के बाद से ही आतंकियों ने 2 हमले किए हैं। देर रात गांदरबल के गगनगीर इलाके में प्रवासी भारतीयों पर गोलियों की बौछार कर दी गई। अंधाधुंध फायरिंग में टनल में काम करने वाले 6 लोगों की मौत हो गई। इस वारदात में एक डॉक्टर की भी मौत हुई है। आतंकियों ने सुरंग निर्माण में काम कर रहे मजदूरों के कैंप पर हमला किया। इस फायरिंग में मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो गई, बाकी लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हमले में 5 लोग घायल भी हुए हैं। आतंकी वारदात के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। आतंकियों ने बिहार के रहने वाले फहीम नासिर, मोहम्मद हरीफ और कलीम की निर्मम हत्या कर दी। सुरंग में काम करने वाले मैकेनिकल इंजीनियर अनिल शुक्ला को भी आतंकियों ने गोलियों से भून दिया। शुक्ला मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। आतंकी वारदात में जम्मू कश्मीर के रहने वाले शशि अब्रोल और डॉक्टर शाहनवाज भी शामिल हैं। आतंकियों ने पंजाब के रहने वाले गुरमीत को भी गोली मारकर हत्या कर दी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के गगनगीर में नागरिकों पर हुआ नृशंस आतंकी हमला कायरतापूर्ण है। आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मजदूरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि मजदूर महत्वपूर्ण परियोजना में लगे हुए थे। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि किसी भी आतंकी को बख्शा नहीं जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा, निर्दोष नागरिकों की हत्या मानवता के लिए अपराध है। राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी आतंकी घटना पर दुख जताया है। और दिल्ली के रोहिणी धमाके में आईडी का इस्तेमाल हुआ, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस हर एंगल से धमाके की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है धमाके की जांच। दिवाली से पहले दिल्ली को दहलाने की साजिश की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसियां एनआईए, एनएसजी, रोहिणी के सीआरपीएफ स्कूल के पास हुए धमाके की हर साजिश को नाकाम करने में जुटी हुई है। अभी तक की जांच में पता चला है कि ये ब्लास्ट सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। जहां धमाका हुआ वहां सफेद पाउडर मिले हैं। इस धमाके में आईईडी का इस्तेमाल किया गया है। सूत्रों की माने तो धमाके करने वाला उस इलाके को बहुत अच्छी तरह से जानता था। धमाके के लिए सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार को चुना। धमाके का मकसद किसी को गंभीर चोट पहुंचाना नहीं था। रविवार की वजह से स्कूल भी बंद था। संदिग्ध ने धमाके के लिए सुबह का वक्त चुना। सेंट्रल दिल्ली या भीड़-भाड़ वाले इलाके में प्लांट नहीं किया गया। जांच एजेंसियों को कच्चे बम के इस्तेमाल का शक है कि एमोनियम फॉस्फेट और कुछ केमिकल्स मिलाकर बम बनाया गया। सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली पुलिस के हाथ एक सोशल मीडिया पोस्ट लगी है, जिसकी जांच जारी है। पाकिस्तान के टेलीग्राम चैनल पर दिल्ली धमाके की चर्चा की गई है। धमाके के पीछे विदेशी ऑपरेटिव्स का हाथ होने का दावा किया जा रहा है। टेलीग्राम चैनल पर ब्लास्ट का वीडियो दिखाकर दावा किया गया है। ये मैसेज पाकिस्तान के कई टेलीग्राम चैनल पर सर्कुलेट किए गए। चैनल पर कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं पर अपडेट शेयर किया गया। दिल्ली धमाके के पीछे आईएसआई की भूमिका की भी जांच जारी है। एजेंसियां सभी मैसेज की बारीकी से जांच कर रही हैं। और हमने धुआं निकलते देखा बहुत तगड़ा, और साइड की लाइटें टूट गई, हमारे सिर पे भी लाइट गिरी है। खूब काफी धुआं उठा। हाँ, बहुत तगड़ा, दिखाई नहीं पड़ रहा कुछ। शीशम का पेड़ नहीं दिखाई पड़ रहा, कहाँ है शीशम का पेड़। हाँ, इतना तगड़ा हुआ था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर 15 दिन के लिए रोक लगा दी है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका को दाखिल किया गया है। बहराइच में जारी बुलडोजर की कार्रवाई पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने याचिकाकर्ताओं को 15 दिन में कोर्ट में दस्तावेज पेश करने को कहा है। तब तक बुलडोजर कार्रवाई नहीं होगी। माननीय उच्च न्यायालय ने इस मामले को अर्जेंट समझकर अर्जेंट सुनवाई किया और माननीय उच्च न्यायालय ने इस पर 15 दिवस का मौका दिया है कि जिन लोगों को 23 लोगों को नोटिस दी गई है, उनको 3 दिन न करके 15 दिन का मौका दिया जाए ताकि वो अपना पक्ष रख सके। अब इस मामले की अगली सुनवाई 23 अक्टूबर 2024 को होगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर बुलडोजर की कार्रवाई कर रही है। याचिकाकर्ता ने अदालत से राज्य सरकार को तत्काल उचित निर्देश देने की मांग की है।
बहराइच में चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। पीडब्ल्यूडी विभाग ने बहराइच कांड के 23 आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई के लिए नोटिस दिया था, जिसके बाद आरोपियों ने हाई कोर्ट से गुहार लगाई थी। और दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में आपसी विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। दिल्ली का जहांगीरपुरी इलाका रविवार को गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फायरिंग में दीपक नाम के शख्स को 4 गोली लगी और उसकी मौत हो गई। उसका साथी नरेंद्र और एक दूसरा शख्स घायल हो गया। घटना आपसी रंजिश में विवाद के चलते हुई। पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर दूसरे आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। 8-10 लड़के हाथ में अपना गन लिए हुए थे। समझौते के बहाने 4 फायर किए, एक गिर गया। फिर सब लड़के सब उठा के यहाँ लाया। हम भी गोली की आवाज सुन करके आए। बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस मामले में अभी तक 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बाबा सिद्दीकी मामले में क्राइम ब्रांच लगातार एक्शन में है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कल 10वें आरोपी भागवत सिंह को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। कोर्ट ने उसे 26 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। क्राइम ब्रांच ने बेलापुर से इसे गिरफ्तार किया था। बताया जाता है कि भागवत सिंह उदयपुर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों की माने तो जिस दिन बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई थी, भागवत उस समय मुंबई में ही मौजूद था। पुलिस जांच में ये भी पता चला कि भागवत ने शूटरों को हथियार मुहैया कराए थे। महाराष्ट्र चुनाव के लिए आज महाविकास अघाड़ी कर सकती है सीटों का ऐलान। जहां महाविकास अघाड़ी कर सकती है प्रेस कॉन्फ्रेंस। विवादित सीटों को छोड़कर बाकी पर राज ऐलान संभव। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद भी महाविकास आघाड़ी में सीट शेयरिंग का मामला अब तक सुलझ नहीं पाया है। कांग्रेस और शिवसेना के बीच कई सीटों पर तालमेल नहीं बैठ रहा है। सीटों पर घमासान के बीच आज एमवीए के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कांग्रेस के नेता दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस की हर गतिविधियों पर नजर बनाए हुए हैं। शिवसेना यूबीटी सूत्रों से जानकारी मिली है कि कांग्रेस के रवैये से उद्धव ठाकरे काफी नाराज हैं। उद्धव ने मातोश्री में एक बैठक बुलाई। उसके बाद शरद पवार को सीक्रेट संदेश भेजकर कांग्रेस आलाकमान से बात करने को कहा। पवार ने कांग्रेस आलाकमान से बात भी की, लेकिन देर रात तक कोई फाइनल नतीजा नहीं निकला। उद्धव ठाकरे कांग्रेस के फैसले का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस ने सीईसी की बैठक ही टाल दी। कांग्रेस भी उद्धव ठाकरे के अगले कदम का इंतजार करती रही। कांग्रेस की बैठक रद्द होते ही मुंबई में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। अनिल देसाई, अनिल देशमुख और नसीम खान ने आनन फानन में एमवीए की बैठक बुलाई और सीटों पर चर्चा की। वहीं एनसीपी शरद गुट के नेता अनिल देशमुख ने कहा है कि कोई विवाद नहीं है। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी फिर साथ बैठेंगे और सब कुछ तय करेंगे। विवाद नहीं है, सिर्फ चर्चा चल रही है। सबको, सब पार्टी को लगता है कि ये जगह मुझे मिलना चाहिए, यहाँ पे मेरी ताकत है। विवाद कहाँ पे भी नहीं है। चर्चा करके हम अंतिम फैसला करेंगे। बीजेपी ने जब से 99 उम्मीदवारों का ऐलान किया है, तब से एमवी में हलचल तेज है। नेताओं का कहना है कि उम्मीदवारों के ऐलान में अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। तो जहां महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर घमासान है, वही महायुति की बात करें तो बीजेपी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर 99 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए एमपी में सीट बंटवारों पर अब तक फैसला नहीं हुआ है, लेकिन एनडीए में सब कुछ सुलझ गया है। बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी की है। 99 उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी ने करीब 75 सिटिंग विधायकों को उम्मीदवार बनाया है। 3 सिटिंग विधायकों का टिकट कटा है। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पार्टी ने एक बार फिर नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से मैदान में उतारा है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले कामठी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने घाटकोपर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र से राम कदम को टिकट दिया है। उन्होंने पार्टी हाईकमान का शुक्रिया अदा किया। केवल और केवल विकास का मुद्दा, ईमानदारी से उनका काम और उनके लिए हमेशा उपलब्ध रहना, इन मुद्दों के आधार पर। और चुनाव के समय अब 15 वर्षों से काम कर रहा हूं, लोगों को पता है, दल के बारे में पता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का विश्वास है। पार्टी ने राज्य सरकार में मंत्री सुधीर मुनगंटीवार को बल्लारपुर और वरिष्ठ नेता अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान को नांदेड़ जिले की भोकर विधानसभा सीट से टिकट दिया है।
यूपी और महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी में सहमति बन गई है। हरियाणा विधानसभा चुनावों में हार के बाद अब सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर जोर दे रही है। एमपी में सीट शेयरिंग को लेकर अभी पेंच फंसा है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूपी और महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच सीटों को लेकर सहमति बन गई है। इसके अलावा राहुल गांधी, हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव की झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी अंदर खाने सहमति बन गई है। बस रणनीति का खुलासा बाकी है। इस बात को लेकर भी सहमति बनी है कि जिस सीट पर समझौता नहीं हुआ वहां फ्रेंडली फाइट होगी। दिल्ली में आज बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। संगठनात्मक चुनाव को लेकर जेपी नड्डा पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी एक तरफ 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है, वहीं संगठन चुनाव को लेकर भी लगातार बैठकें हो रही हैं। पार्टी ने आज दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में एक्सटेंडेड ऑफिस बियर्स की बैठक बुलाई है। इस मीटिंग में संगठन के चुनाव को लेकर कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। बैठक में सदस्यता अभियान की समीक्षा भी की जाएगी। इस बैठक का उद्देश्य आगामी संगठनात्मक चुनावों की तैयारियों का जायजा लेना है। मीटिंग में पार्टी के पदाधिकारी, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारी के बारे में खास निर्देश दिया जाएगा। बैठक में संगठन स्तर के सभी पार्टी नेता मौजूद रहेंगे। बैठक में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति के नेता और राज्य स्तर के नेता भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में राज्य स्तर पर नेताओं का चुनाव किया जाएगा, जिसमें मंडल, जिला और फिर राज्य अध्यक्षों का चुनाव किया जाएगा। इस सत्र का उद्देश्य नेताओं को प्रभावी ढंग से चुनाव कराने और पार्टी के आंतरिक ढांचे को मजबूत करना है। बीजेपी महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों सहित महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं से पहले अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की तैयारी कर रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो गया है। जब तक पार्टी नया अध्यक्ष नहीं चुन लेती है, तब तक नड्डा ही कमान संभालेंगे। इसलिए पार्टी जल्द से जल्द नए अध्यक्ष के चुनाव से पहले संगठन स्तर पर चुनाव करा रही है। पहले मंडल, फिर जिला, उसके बाद राज्य स्तर के चुनाव होंगे, बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। इस प्रक्रिया में करीब 2 महीने का वक्त लगेगा। अब देखना होगा कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश और असम में होने वाले उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया है। वहीं टीएमसी ने भी पश्चिम बंगाल बायपोल के लिए 6 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। विजयपुर से कांग्रेस ने मुकेश मल्होत्रा और बुधनी से राजकुमार पटेल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं असम की भी 4 सीटों के लिए भी पार्टी ने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। कांग्रेस ने धोलाई, सामागुरी, बोंगाईगांव और सिडली विधानसभा सीट पर उम्मीदवार उतारा है। वहीं बंगाल में 16 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए टीएमसी ने भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। और राज्य पुलिस स्मृति दिवस है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तस्वीरें स्मारक की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। मौका पुलिस स्मृति दिवस का, जहां पर अपनी सेवा के दौरान शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। और चलिए वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं कश्मीर में हुए आतंकी हमलों की खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की है। सेना ने शुरू किया तलाशी अभियान। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सीआरपीएफ ने संभाला मोर्चा। मौके पर पहुंचे डीजीपी और कश्मीर जोन के आईजी वीके बिरदे। जम्मू कश्मीर के गगनगिर इलाके में आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। गोली लगने से डॉक्टर और 6 मजदूर की मौत हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकी हमले पर जताया शोक। कहा कि नहीं बख्शे जाएंगे कायरतापूर्ण और जघन्य कृत्य में शामिल लोग। एलजी मनोज सिन्हा ने आतंकी हमले की निंदा की। कहा सेना और पुलिस को पूरी आजादी दी है, आतंकवादियों को चुकानी होगी बड़ी कीमत। उमर अब्दुल्ला ने हमले की निंदा करते हुए घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना की। कहा इलाज के लिए श्रीनगर भेजा गया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आतंकी हमले की निंदा की। मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति जताई है संवेदना। प्रियंका गांधी ने आतंकी हमले को बताया मानवता के खिलाफ अपराध। कहा कि हमले के खिलाफ
पूरा देश एकजुट है। नितिन गडकरी ने मजदूरों को बताया शहीद, हमले की निंदा करते हुए कहा महत्वपूर्ण परियोजना में लगे हुए थे मजदूर। बारामूला जिले के उरी सेक्टर में घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन जारी, सेना ने दिखाए AK राइफल समेत युद्ध जैसे बरामद हथियार। संगठन चुनाव की तैयारी को लेकर आज बीजेपी बैठक, JP नड्डा करेंगे बैठक की अध्यक्षता। दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक, संगठन के चुनाव को लेकर कार्यशाला का किया जाएगा आयोजन। बैठक में बीजेपी सदस्यता अभियान की भी समीक्षा होगी। केंद्रीय चुनाव अधिकारी, सह अधिकारी, सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी समेत संगठन के महामंत्री और प्रभारी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में आज हो सकती है MVA की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, सांसद अनिल देसाई का दावा, सीट शेयरिंग का होगा ऐलान। MVA में खींचतान वाली कुछ विधानसभाओं को छोड़कर सीट बंटवारे की हो सकती है घोषणा, विवादित सीटों पर फैसला आने की उम्मीद कम। MVA में टिकट बंटवारे को लेकर उद्धव ने शरद पवार के जरिए कांग्रेस को भिजवाया संदेश, आज कांग्रेस आलाकमान करेंगे सीटों पर फैसला। सोर्सेस के मुताबिक TV9 के पास MVA में सीट बंटवारे की जानकारी, विदर्भ, मुंबई और नासिक सीटों को लेकर दोनों दलों में दरार। MVA में मचे विवाद पर अबू आजमी की कांग्रेस को नसीहत, बोले कांग्रेस का हरियाणा वाला होगा हाल। आज शाम 5 बजे कांग्रेस CEC की बैठक, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों पर होगा मंथन। बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए जारी की है 99 उम्मीदवारों की सूची, फडणवीस को नागपुर दक्षिण पश्चिम से टिकट। महाराष्ट्र में बीजेपी ने 10 नए उम्मीदवारों को टिकट दिया, 75 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया गया, जबकि 3 सिटिंग विधायकों का काटा गया टिकट। पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी श्रीज्या चौहान को भोकर से टिकट दिया गया, वहीं घाटकोपर पश्चिम से राम कदम को बनाया गया उम्मीदवार। कमाठी से सिटिंग विधायक टेकचंद सावरकर का टिकट कटा है, चंद्रशेखर बावनकुले को बनाया गया उम्मीदवार। टंकावली से नितेश राणे को बीजेपी ने बनाया उम्मीदवार, वहीं बांद्रा पश्चिम से आशीष शेलार को दिया गया है टिकट। बांद्रा पश्चिम से बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने पर आशीष शेलार ने पार्टी का जताया आभार, बोले कि सीट जीत कर दूंगा। महाराष्ट्र में उम्मीदवारों के ऐलान के बाद बीजेपी में बगावत, आज शरद पवार से मिलेंगे पूर्व मंत्री राज पुरोहित, कोलावा सीट पर राहुल नार्वेकर को टिकट देने से नाराजगी। MVA विवाद पर बोले बीजेपी नेता राम कदम, ये विकास अघाड़ी नहीं वसूली अघाड़ी है, चुनाव से पहले और बाद भी होगा इनका झगड़ा। तमिल सेल्वम की कोलीवाड़ा से बीजेपी से दोबारा टिकट मिलने पर जताई खुशी, पार्टी का जताया आभार, समर्थकों ने की आतिशबाजी। कल्याण पूर्व से सुलभा गायकवाड़ को टिकट मिलने पर बीजेपी समर्थकों ने मनाया जश्न, ऑफिस के बाहर पटाखे फोड़कर जाहिर की खुशी। कोलाबा से राहुल नार्वेकर को बीजेपी से टिकट, नंदुरबार से विजय कुमार धुले से अनूप अग्रवाल को मिला टिकट। सीएम शिंदे का बड़ा फैसला, श्रीकांत पंगारकर की नियुक्ति की रद्द, गौरी लंकेश हत्याकांड से जुड़े था। कांग्रेस से नाराजगी के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान, बोले अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आगे बहुत कुछ बोलना है। सांसद श्रीकांत शिंदे का महाविकास अघाड़ी पर हमला, बोले MVA में रोज होते हैं झगड़े, सीएम पद को लेकर रोज होता है झगड़ा। झारखंड में बिखरा इंडिया गठबंधन, सीट बंटवारे से नाराज RJD ने दिखाए तेवर, अकेले चुनाव लड़ने की दी धमकी। मनोज झा बोले अकेले चुनाव लड़ने से इंडिया गठबंधन को नहीं पहुंचेगा नुकसान, राज्य में RJD की 18 से 20 सीटों पर पकड़, 12 से 13 सीटें हमें स्वीकार की। झारखंड चुनाव के लिए आजसू ने 8 सीटों पर उतारे उम्मीदवार, पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो सिल्ली से लड़ेंगे चुनाव, रामगढ़ सीट से सुनीता चौधरी उम्मीदवार। कांग्रेस ने असम उपचुनाव के लिए 4 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, धोलाई से ध्रुव ज्योति, सिदली से संजीव बारले, बोईगांव से ब्रजेंजीत और समागुरी से तंजील हुसैन को दिया टिकट। MP में उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी घोषित, बुधनी से राजकुमार पटेल, विजयपुर से मुकेश मल्होत्रा मैदान में। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव में के लिए TMC ने किया 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान, मेदिनीपुर से सुजॉय हाजरा, सिताई से संगीता रॉय को दिया टिकट। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल में उम्मीदवारों के नामों के ऐलान पर जताई खुशी, कहा सीएम ममता पर जताया भरोसा। सूत्रों के मुताबिक यूपी महाराष्ट्र को लेकर राहुल अखिलेश में बनी सहमति, जल्द हो सकता है खुलासा। एसपी प्रत्याशी तेज प्रताप यादव आज करेंगे नामांकन, करहल सीट से नामांकन दाखिल करेंगे तेज प्रताप।
तेज प्रताप के साथ डिंपल शिवपाल, रामगोपाल यादव होंगे मौजूद। अखिलेश के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी करल सीट। काशी में बोले पीएम मोदी, समाजवादी पार्टी की परिवारवाद और तुष्टीकरण की नीति हमारे विकास में कोई भेदभाव नहीं। पीएम मोदी ने पिछली सरकारों पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, बोले सरकारों ने पूर्वांचल की अनदेखी। पीएम मोदी बोले जम्मू कश्मीर में बीजेपी को मिले रिकॉर्ड वोट, बीजेपी सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। वाराणसी में पीएम मोदी का दिखा बनारसी अंदाज, भोजपुरी में बोले फिर बनारस के घर आवे के मौका मिला। महामाया एयरपोर्ट का पीएम मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, सीएम विष्णुदेव साय बोले ये ऐतिहासिक क्षण। आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू की अपील, दक्षिण राज्यों के लोग पैदा करें ज्यादा बच्चे। ममता सरकार से बैठक के लिए तैयार आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टर। टीवी 9 से बोले सत्येंद्र जैन, न मुझे या केजरीवाल को अरेस्ट नहीं किया गया, एक सोच को अरेस्ट किया गया। बीजेपी राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को नहीं चाहती। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन का बीजेपी पर हमला, बोले ईडी के सारे आरोप झूठे हैं, कोर्ट में जल्द होंगे साबित। विमानों में बम की झूठी धमकी पर सरकार गंभीर है, मंत्री राम मोहन नायडू बोले अपराधियों की तलाश जारी। सीएम प्रमोद सावंत आईएमए कोंडा शाखा की स्वर्ण जयंती में शामिल हुए। पूर्व राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता अकील उर रहमान खां के बेटे पर बिजली चोरी का आरोप लगाया, एफआईआर दर्ज हुई। सीएम ममता ने मिशन वसुंधरा 3.0 की शुरुआत की है, बोले ये राज्य के स्वदेशी लोगों को भूमि अधिकार प्रदान करने की पहल। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी मुद्दों को सुना जाएगा एक साथ। आजम खान की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, याचिका में यूपी के मुकदमों का ट्रायल राज्य से बाहर कराने की मांग। पंजाब में पराली जलाने की नहीं थम रही है घटनाएं, अमृतसर से सामने आई है पराली जलाने की तस्वीर, राज्य में बढ़ते पॉल्यूशन ने बढ़ाई है चिंता। हरियाणा के करनाल में बैन के बावजूद जलाई जा रही पराली, राज्य में पराली जलाने के 600 से ज्यादा मामले सामने आए। इजरायल ने बेरूत एयरपोर्ट के पास भीषण हवाई हमला किया है, रनवे के पास धमाके के पास कई यहां पर धमाके सुने गए। बेरूत के रिहायशी इलाके में इजरायल ने हवाई हमला किया है, धमाके के साथ बहुमंजिला इमारत तबाह हो गई, कई लोगों के मारे जाने की खबर। आईडीएफ के हमले में बेरूत की इमारत में लग गई आग, अल मनार टीवी स्टेशन होने का दावा है, हिजबुल्लाह करता है अल मनार का संचालन। इजरायल की एयर स्ट्राइक से दहला चिया का इलाका हमले से जमींदोज हो गई, ग्रेटर बेरूत की पूरी इमारत। बेरूत में इजरायल के विध्वंसक हमले से इमारतों में लग गई आग, हिजबुल्लाह के कई ठिकाने तबाह हो गए। दक्षिणी लेबनान से आई है तबाही की तस्वीर, इजरायल ने हिजबुल्लाह के सैन्य डिपो पर हमला किया, धमाके के साथ तबाह हो गया पूरा डिपो। बेरूत पर भीषण बमबारी के बाद राजधानी में चारों तरफ मच गई अफरा तफरी, शहर छोड़कर भागने पर मजबूर हो गए। इजरायल ने रात भर लेबनान में बरसाया है बारूद, धुएं की गुबार से भर गया बेरूत का आसमान, रात भर सुनी गई है धमाकों की आवाज। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह का वित्तीय संस्थान तबाह हो गया, लेबनान की जीवन रेखा है ब्याज मुक्त कर्ज देने वाला संस्थान। आईडीएफ प्रवक्ता हगारी ने हिजबुल्लाह के वित्तीय संस्थानों पर हमले की चेतावनी दी थी, लेबनानी नागरिकों को संस्थानों से दूर रहने की अपील की गई थी। हमास के पॉलिटिकल विंग के सदस्य बासम नैम ने कहा है कि मुक्ति आंदोलन है, हमास इसे खत्म नहीं किया जा सकता। टीवी पर बोले ईरानी विदेश मंत्री, ईरानी अधिकारियों ने सभी इजरायली लक्ष्यों की पहचान की है, हमले का उचित जवाब देंगे। केन्या के नैरोबी में 28 गई 7 मंजिला इमारत का मलबे में गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, 3 दिन पहले खाली करा दी गई थी इमारत। उत्तरी इटली में लगातार बारिश के बाद आई है भीषण बाढ़, कई नदियों में उफान है, तटबंध में दरार के बाद निचले इलाकों में पानी घुस गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अध्यक्ष बैरिस्टर गोहर का दावा, 2 सीनेटर और नेशनल असेंबली के 10 सदस्य से संपर्क टूट गया है। दिल्ली में रोहिणी धमाके में एफएसएल की टीम ने मौके से इकट्ठा किए सबूत, सुरक्षा एजेंसियों को आईडी का इस्तेमाल होने का शक है। रोहिणी धमाके के चश्मदीद ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया, ब्लास्ट के बाद चारों ओर फैल गया सफेद धुआं, दुकान और कार के शीशे चकनाचूर हो गए। रोहिणी निवासी चश्मदीद गवाह ने टीवी 9 भारतवर्ष को बताया, हाई डेंसिटी का ब्लास्ट था, 150 मीटर दूर तक सुनाई दी आवाज। रोहिणी ब्लास्ट में बड़ा अपडेट सामने आया, पाकिस्तान से चलने वाले टेलीग्राम चैनल पर धमाके के विदेशी आतंकवादियों का हाथ होने का दावा किया गया। रोहिणी धमाके को लेकर टेलीग्राम पर जस्टिस लीग इंडिया ग्रुप ने पोस्ट किया, किसी भी समय हमला करने में बताए सक्षम, जांच में जुटी है एजेंसी। रोहिणी ब्लास्ट पर बोले मनोज तिवारी, ये नहीं कह सकता कि अपराध नहीं हो सकता, लेकिन अपराधी की साथ पुश्ते न हिल गई तो बीजेपी का शासन। बहराइच में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, बुलडोजर चलने पर लगी अंतरिम रोक, बुधवार को होगी सुनवाई। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने पुलिस से केस वापस लेने की मांग की, कहा संवैधानिक तरीके से प्रदर्शन पर फर्जी तरीके से की गई एफआईआर। बहराइच में एक्शन पर शीर्ष कोर्ट में आवेदन याचिका में यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उल्लंघन का लगाया आरोप। दिल्ली के जहांगीरपुरी में 2 गुटों में विवाद के बाद ताबड़तोड़ फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत, 2 घायल। मथुरा में बीजेपी विधायक के भाइयों ने अस्पताल में की मारपीट, वीडियो बनाने से रोकने पर कर्मी को पीटा, आईसीयू में भर्ती है एमएलए की मां। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में हुई 10वीं गिरफ्तारी, शूटरों का हथियार देने वाला भागवत सिंह नवी मुंबई से अरेस्ट।
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में कोर्ट ने भागवत को 26 अक्टूबर तक हिरासत में भेजा। क्राइम ब्रांच की पुलिस करेगी पूछताछ। दिल्ली से इंदौर आने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इंदौर एयरपोर्ट पर मचा हड़कंप। पुणे से जोधपुर आने वाली फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, मौके पर पहुंची सुरक्षा एजेंसियां। लखनऊ अनाथालय से फरार बालिकाएं बरामद। यूपी पुलिस और क्राइम ब्रांच को बिहार से 6 और अयोध्या से 1 बालिका मिली है। अंडमान सागर के आगे बढ़ रहा है दाना चक्रवात। बंगाल की खाड़ी में 22 अक्टूबर को पहुंचेगा। तेज हवाएं और बारिश की संभावना। 24 अक्टूबर को ओडिशा और पश्चिम बंगाल तट पर पहुंचेगा दाना तूफान। 23 अक्टूबर को तटीय प्रदेशों में बारिश की संभावना। राम मंदिर उद्घाटन के बाद अयोध्या में मनेगा पहला दीपोत्सव। जोर शोर से हो रही है तैयारी। लेजर शो होगा आकर्षण का केंद्र। केदारनाथ मंदिर पहुंचे रिलायंस के अध्यक्ष मुकेश अंबानी। बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना कर प्रार्थना की। न्यूजीलैंड ने महिला T20 विश्व कप का खिताब जीता। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 32 रन से हराकर पहली बार बनी विश्व चैंपियन। न्यूजीलैंड ने 36 साल बाद भारत में हासिल की पहली जीत। बेंगलुरु में खेले गए पहले टेस्ट में मेजबान टीम को 8 विकेट से हराया। जर्मनी के खिलाफ मैचों के लिए भारतीय हॉकी टीम तैयार। द्विपक्षीय श्रृंखला के लिए दिल्ली पहुंची भारतीय टीम। सऊदी अरब के रियाद सीजन में अल सुबैदी पार्क में उत्सव। सेल्फी लेने के साथ संगीत और खाने का भरपूर आनंद ले रहे थे भारतीय। और चलिए वक्त हो गया है वीडियो ब्रेकिंग का। शुरुआत करते हैं साउथ कोरिया में विमान हादसे की भीषण तस्वीर के साथ। तो पहली वीडियो ब्रेकिंग, दक्षिण कोरिया में F-16 विमान कैसे दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान अमेरिकी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान से कूदकर पायलट ने अपनी जान बचाई है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल है। ये देखिए, पायलट ने एग्जिट ले लिया। जैसे ही F-16 विमान क्रैश हुआ है उसके पहले ही जो फाइटर पायलट है उसने एग्जिट लिया। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग रूस के ग्रोजनी से है, जहां पर पेट्रोल पंप में धमाका हुआ। जोरदार धमाके के साथ आग लग गई। दुर्घटना स्थल से 100 फीट की दूरी पर गिरा है टैंकर। ये देखिए आप। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग, अमेरिका के ह्यूस्टन में बड़ा हादसा हुआ है। मोबाइल टावर से टकराया हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर के टकराने से लगी भीषण आग। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाया। अमेरिका के ह्यूस्टन की तस्वीर है, जहां पर यह बड़ा विमान हादसा हुआ। मोबाइल टावर से टकराया है हेलीकॉप्टर। ये देखिए तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, अमेरिका के ह्यूस्टन की तस्वीर। चौथी वीडियो ब्रेकिंग अब आपके सामने पोलैंड से हम दिखा रहे हैं। पोलैंड में हादसे का शिकार हुआ प्राइवेट जेट। लैंडिंग के दौरान यह हादसा हो गया। वीडियो वायरल हो रहा है। ये देखिए आप। और अगली वीडियो ब्रेकिंग अब आपके सामने, रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ट्रेन हादसा कैसे हुआ। ये आप देखिए, ट्रेन ने ट्रक को टक्कर मारी है। हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। ये देखिए आप। और अब आगे देखते हैं छठी वीडियो ब्रेकिंग बुल्गारिया से है। बुल्गारिया में लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त। एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए। आग के गोले में तब्दील हुआ विमान। हादसे में 2 लोगों की मौत। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग, इक्वाडोर में बस ने लोगों को कुचला। बेकाबू बस ने सड़क किनारे लोगों को कुचला। सड़क हादसे में घायल शख्स को बस ने कुचला। और अब 8वीं वीडियो ब्रेकिंग, टेस्ला की सेल्फ ड्राइविंग कार ने लगाई ब्रेक। सड़क हादसे से बचने के लिए खुद ही लगाई ब्रेक। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।
नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। रेलवे क्रॉसिंग पर बड़ी लापरवाही का वीडियो वायरल हुआ। ट्रेन ने ट्रक को मारी भीषण टक्कर। ट्रेन आते देख भी नहीं रुके ट्रक और कार के ड्राइवर और उसके बाद हुई ये टक्कर। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग। केनिया के नैरोबी में बड़ा हादसा। 7 मंजिला इमारत गिरी। ताश के पत्तों की तरह ढही इमारत। और चलिए आपको 11वीं वीडियो ब्रेकिंग दिखाते हैं। तूफान एशले के कहर की एक और तस्वीर आपके सामने। लैंड करते वक्त विमान ना कैसे हिचकोले खाने लगा, ये देखिए आप। डबलिन हवाई अड्डे की तस्वीर है। बेलफास्ट सिटी हवाई अड्डे पर दर्जनों उड़ानें इसके बाद कैंसिल करनी पड़ गई। तूफान एशले ने यूके और आयरलैंड के कुछ हिस्सों को काफी प्रभावित किया। देखिए लैंडिंग के दौरान किस तरह से जो विमान है वो हिचकोले खा रहा है। बेहद ही खतरनाक हालात उस वक्त थे। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। आयरलैंड में तूफान एशले की दस्तक हो गई है। समंदर में लहरों के बीच फंसा है जहाज। समंदर में डगमगाते जहाज की तस्वीरें सामने आई। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। क्यूबा में भीषण तूफान का कहर। बाराकोआ से सामने आई है तबाही की तस्वीरें। तूफान के चलते बड़े इलाके की बिजली गुल हो गई। और अब 14वीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के नेब्रास्का से है, जहां पर जंगल में लगी भीषण आग। तेज हवाओं से जंगल की आग धधक गई। गेल्स काउंटी में एक बिजली संयंत्र में आग लगने का खतरा बढ़ा। आग पर काबू करने मुश्किल है दमकल कर्मी। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। अमेरिका के कोलोराडो से है, जहां पर बर्फबारी आफत कैसे बन गई देखिए आप। सिल्वर्टन काउंटी में 6500 फीट से ज्यादा बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी चादर लगा लंबा जाम। लगातार बर्फबारी से कई हादसों की खबर। और अब 16वीं वीडियो ब्रेकिंग। कर्नाटक से कर्नाटक के मांड्या में डिवाइडर से टकराकर बस पलटी। मैसूर से बेंगलुरु जा रही थी बस, सड़क पर इसी दौरान पलट गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कर्नाटक के मांड्या में डिवाइडर से ये टकराकर बस पलटी है। तस्वीरें आप देखिए। मैसूर से बेंगलुरु जा रही थी ये बस, तभी सड़क पर पलट गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 17वीं वीडियो ब्रेकिंग। आगरा में रील बनाने के चक्कर में गई युवक की जान। जाल से गर्दन कटने से हुई युवक की मौत। डांस स्टेप का बना रहा था वीडियो। अठारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के देवरिया में स्कूटी सवार को आया हार्ट अटैक। स्कूटी के पीछे बैठे व्यक्ति को आया हार्ट अटैक। इंस्पेक्टर ने सीपीआर देकर बचाई शख्स की जान। अच्छा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कुछ हुआ नहीं है आपको, परेशान ना होइए। नहीं कुछ नहीं, दादा ठीक है। पैरवा रगड़वाइए, पैरवा रगड़वाइए। बोलिए मत भाई, जरा रुकिए आप लोग। आप ठीक हैं? ये कितनी उंगली है? एक हाँ। अच्छा अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कुछ हुआ नहीं है आपको, परेशान ना होइए। नहीं कुछ नहीं, दादा ठीक है। पैरवा रगड़वाइए, पैरवा रगड़वाइए। बोलिए मत भाई, जरा रुकिए आप लोग। 19वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ की दहशत। केले के खेत में दिखा बाघ का खौफ लोगों में। तस्वीरें आप देखिए। लखीमपुर खीरी में यह बाघ नजर आया।
20वीं वीडियो ब्रेकिंग। यूपी के लखीमपुर खीरी में सड़क पर दिखी बाघिन कोकरा बांकेगंज मार्ग पर शावकों के साथ ये बाघिन नजर आई। राहगीरों ने बनाया बाघिन का वीडियो। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। आज पुलिस स्मृति दिवस है और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के राष्ट्रीय पुलिस स्मारक में शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ड्यूटी पर तैनात रहते हैं। -50 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +50 डिग्री टेम्परेचर तक सीमाओं पर अड़िग रहकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं। आज मैं राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर इन वीर सपूतों को नमन करता हूं और उन्होंने जो सर्वोच्च बलिदान दिया है उनके परिजनों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम कर कर मैं इनकी श्रद्धांजलि को जनता के सामने रखने का काम करता हूं। भाइयों बहनों, ये जो पुलिस स्मारक की मध्य में एक अड़िग शिला दिखाई पड़ती है, वो शिला हमारे जवानों के कर्तव्य पर चलने के अड़िग फैसले का प्रतीक, हमारे जवानों की प्रखर देशभक्ति का भी प्रतीक है और हमारे जवानों की देशभक्ति से प्रेरित होकर सर्वोच्च बलिदान देने की उत्कंठा का भी प्रतीक। हम सभी जानते हैं कि आज के दिन ही 1959 में सीआरपीएफ के 10 जवानों ने चीन की सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। इसीलिए इस दिन को पुलिस स्मृति दिन के रूप में हम सब मनाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने तय किया कि दिल्ली की हृदय स्थली के अंदर इनके बलिदानों के सम्मान के रूप में एक पुलिस स्मारक बनाया जाए जो सालों सालों तक युवा पीढ़ी को प्रेरणा देता रहे, सालों सालों तक हमारे देश भर के नागरिकों को ये स्मृति दिलाता रहे कि आज हम सुरक्षित हैं, हम विकास के रास्ते पर आगे चल रहे हैं, हमारे परिवार चैन की नींद सो रहे हैं। इसके पीछे ये हजारों बलिदानियों का सर्वोच्च बलिदान है। और आज मैं ये कहना चाहता हूं कि 36,468 पुलिस के जो जवानों ने, अलग अलग बल के कर्मियों ने जो अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है, उसी के चलते आज देश इतनी प्रगति कर पाया है। पिछले एक वर्ष के दौरान 216 से ज्यादा पुलिस कर्मियों ने कर्तव्य की वेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करे हैं। हमारा देश इन जवानों का सदैव ऋणी रहेगा।